हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 15th लेसन स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें हम लोग मेनली एक्सक्रीशन की बात कर रहे थे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। सही है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझाई थी, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, फिर मेटाबॉलिज्म्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोग को बहुत ही डिटेल में समझाई थी। सही है, तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो जरूर से देख लेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो जरूर से शेयर कर देना इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलेगा, स्टार्ट करें। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेनली किडनी के ऊपर। देखो, मैंने लास्ट टाइम पे आपको किडनी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता दिया था, ठीक है, एक्सटर्नली कैसा दिखता है वो, उसके डायमेंशंस कहां पे होते हैं, कहां प्रेजेंट होता है, वो बता दिया था। फिर मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम दिखा दिया था, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है आपका लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मतलब किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैसे किडनी वर्क करती है, वो सारी चीजें आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर आज ही हम लोग नेफ्रॉन के ऊपर जाएंगे कि नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन के अंदर कैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें भी आज हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि मेरे जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। जरूर से डाउनलोड कर लेना जाके प्ले स्टोर के ऊपर जाके। ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है पूरे के पूरे बायोलॉजी में, या फिर आप कोई मुझसे फीडबैक देना चाहते हैं, या फिर आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आके मुझे फॉलो भी कर सकते हो, और आप मुझे बता सकते हो कि आपको मेरे सेशन में क्या पसंद आया। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? सबसे पहला जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, हमें किडनी के अंदर झांकना है, उसको बीच से कट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है और कैसे किडनी वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, यहां पे मैं एक नॉर्मल सा किडनी का शेप बना के लाया हूं। ठीक है, नॉर्मल सा किडनी का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लोग और भी इसके अंदर बहुत सारी डिटेल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? चलो स्टडी करते हैं। ध्यान से पढ़ना, देखो ध्यान से समझोगे, ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो हर एक चीज आपको पूरी तरीके से, मेरी गारंटी, आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सही है, तो आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, एक एक चीज कॉन्सेंट्रेशन से देखनी है। ठीक है, कोई भी चीज यहां वहां डिस्ट्रैक्शन के साथ मत देखो। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूर करके एक जगह पे बैठ जाओ, बुक पेन ले लो, और जो जो चीजें मैं बोलते जा रहा हूं उसे नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि उसी चीज के ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, और आपके एग्जाम्स भी बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो आपको पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप 12th स्टैंडर्ड में आ जाओगे, फिर 12th स्टैंडर्ड के तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए और वापस भी हम लोग बनाने वाले। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा किडनी का स्ट्रक्चर। तो देखो, ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा नॉर्मल सा एक बीन शेप की किडनी होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आप देखो, जो हमारा किडनी है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक ये बाहर वाला पार्ट, और एक यहीं पे एक अलग डिवीजन प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर। क्या बोला मैंने? इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते। तो सबसे पहला एक किडनी का बाहर वाला पार्ट और एक किडनी का ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, देखो नेमिंग डायग्राम के साथ साथ बनाओ। आप लोगों ने मुझे नोटिस किया होगा, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मैं जब डायग्राम बनाता हूं तो जैसे जैसे मैं डायग्राम्स बनाते जाता हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं डायग्राम्स बनाते जाता हूं उसके साथ साथ उसको नेमिंग करते हैं। तो ऐसे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है और आपको चीजों का जो नेम है ना वो भी याद आएगा और आपको डायग्राम भी याद आएगा। समझ में आ रही बात? डायग्राम भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे इस स्टेप में डायग्राम बनाना है और इस स्टेप के बाद इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो। तो सबसे पहला क्या हो गया, जो बाहर वाला रीजन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और उसके बाद ये जो अंदर वाला रीजन है, अंदर वाला रीजन है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दैट इज मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना तो एकदम इजीली समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो बाहर वाला रीजन है ये कॉर्टेक्स, और जो मैंने अंदर एक लाइनिंग बनाई है, अंदर एक डिवीजन बनाया है, इसे मैंने क्या बोला? मेडुला। क्लियर है? अब इस मेडुला के अंदर ध्यान से सुनो, इस मेडुला के अंदर कोन शेप के पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने? इस मेडुला के अंदर ऐसे कोन शेप्स के, इसको मिटा दूं मैं, इस लाइन को मिटा दूं। अब समझ में आ गया ना क्या मेडुला है? ये वाला मेडुला है। ओह शिट, ये वाला
ये वाला जो पोर्शन है वो मेडुला है। क्लियर है? अब मुझे क्या बनाना है, इसके अंदर कोन शेप के पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोन शेप के। ठीक है, सो कुछ ऐसे ऐसे पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसे कोन शेप के पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? मेडुला के अंदर। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट? देखो इसके नाम जानना एकदम इजी है, इसका नाम याद करना एकदम इजी है, बस समझने के साथ याद करो। ठीक है, चीजों को समझो, उसके साथ याद करोगे तो आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। देखो मैंने क्या बोला कि मेडुला के अंदर, क्या बोला मैंने? मेडुला के अंदर कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट है, कुछ पिरामिड्स शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो इनका नाम क्या होगा? सिंपल है, इनका नाम है दैट इज मेडुलरी पिरामिड। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, नाम याद हो जाएगा। इन पिरामिड्स को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज मेडुलरी पिरामिड। क्लियर है? ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेडुलरी पिरामिड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बीच वाला मेडुला, ठीक है, बीच वाला मेडुला और बाहर वाला कॉर्टेक्स। तो मेडुला के अंदर कुछ पिरामिड शेप के या फिर कोन शेप के बोल सकते हैं हम लोग, पिरामिड्स प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज मेडुलरी पिरामिड। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? आप देखो इस पिरामिड्स के बीच बीच में आपको कुछ जगह दिख रही है, बीच बीच में कुछ जगह दिख रही है। देखो नॉर्मली कॉर्टेक्स कहां पे? देखो कॉर्टेक्स कहां पे? ये पूरा कॉर्टेक्स है, ये पूरा कॉर्टेक्स है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर कर ले रहा हूं। तो ये क्या है? आपका पूरा कॉर्टेक्स वाला स्ट्रक्चर है। सही है, ये पूरा कॉर्टेक्स है। और ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये आपके बीच बीच में, इस पिरामिड के बीच बीच में भी घुसा हुआ है। यहां पे समझ में आ रही है बात? यहां पे भी कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो घुसा हुआ है। देखो ये पूरा कॉर्टेक्स है, इसको मैं कलर तो करने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, बट समझ लो आप लोग। सही है, ये वाला जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्या है? कॉर्टेक्स है, जो कि ये मैं येलो कलर में बना रहा हूं। और आपका जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, आपका जो कॉर्टेक्स है वो इस पिरामिड के सेंटर में, मतलब इस बीच में भी क्या हुआ है? घुसा हुआ है। इस पोजीशन को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे दैट इज कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहेंगे इसे हम लोग? कॉलम ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी कोई साइंटिस्ट होगा जिसने डिस्कवर किया होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉलम ऑफ, थोड़ा ऊपर लिखे क्या? थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर है? ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीनी, या फिर आप इसे रीनल कॉलम भी कह सकते हो। देखो कॉलम ऑफ बर्टीनी मतलब किसी साइंटिस्ट बर्टीनी उन्होंने फाइंड किया होगा, या फिर आप इसे रीनल कॉलम भी कह सकते हो। आप बताओ, जिन्होंने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है, लेक्चर नंबर 1 देखा, उन्हें पता होगा कि रीनल वर्ड मतलब क्या होता है। जहां पे भी किडनी एसोसिएटेड होगा, जहां पे भी किडनी की हम बात करेंगे, वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे रीनल। ठीक है, जहां पे भी हम लीवर की बात कर रहे थे, वहां पे हम हेपैटिक वर्ड यूज कर रहे थे। सही है, तो ये किडनी की बात हो रही है और इसके बीच में क्या घुसा हुआ है? कॉलम जैसा स्ट्रक्चर घुसा हुआ है। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? या तो कॉलम ऑफ बर्टीनी बोल लो, या फिर क्या बोल लो? इसे रीनल कॉलम। ठीक है, या फिर इसे क्या बोल लो आप? रीनल कॉलम। क्लियर है? अब देखो ये है पिरामिड्स है, इनके अंदर ही क्या फॉर्म होता है? यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, इनके अंदर ही क्या फॉर्म होता है? आगे चल के यूरिन फॉर्म होगा। तो अब देखो, जब यूरिन इसके अंदर फॉर्म होगा तो उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उसे बाहर निकालने के लिए यहां पे छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे। दिख रहे हैं? इसको थोड़े पतले पेन से बनाते। यहां पे ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे? ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे? ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे। दिख रहे हैं? ठीक है, दिख रहे हैं ये ट्यूब क्या करेंगे? इधर का जो, मतलब इस पिरामिड्स के अंदर जितने भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको कहां लेके जाएंगे? बाहर लेकर जाएंगे। इन छोटे छोटे ट्यूब्स को, जो सबसे पहले छोटे छोटे ट्यूब्स है, इन्हें हम लोग कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? ये जो छोटे वाले ट्यूब्स है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज माइनर कैलिक्स। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये जो छोटे छोटे ट्यूब है ये आगे चल के एक थोड़ा सा बड़ा ट्यूब फॉर्म करेंगे। देखो ऐसे कुछ, ऐसे दिख रहा है? ये वाला बड़ा सा ट्यूब। सही है, वैसे ही यहां पे भी माइनर कैलिक्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे भी माइनर कैलिक्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही ये माइनर कैलिक्स आगे जुड़ जुड़ के एक और ऐसे बड़ा सा ट्यूब बनाएंगे। दिख रहा है? ठीक है, ये छोटे छोटे ट्यूब्स, ये माइनर कैलिक्स थे, ये माइनर कैलिक्स थे। ये माइनर कैलिक्स आगे चल के, ठीक है, ये छोटे छोटे माइनर कैलिक्स आगे चल के एक बड़ी सी ट्यूब फॉर्म कर रहे हैं। इस बड़ी सी ट्यूब को हम लोग कहते हैं मेजर कैलिक्स। समझ में आ रहा है ना? ये छोटे हैं तो माइनर कैलिक्स, ये बड़े वाले हैं, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज मेजर। क्लियर है? समझ में आ गया?
ठीक है, समझ में आ गया। देखो डायग्राम बनाते रहो मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं बीच बीच में अगर मेरे को नाम की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं कहीं चीजें कट कर दूंगा। सही है, अभी समझो यहाँ पे मुझे कुछ चीज बनानी पड़ेगी तो मैं इस वाले पार्ट को कट कर दूंगा, तो इसको फटाफट नोट डाउन करते रहो। ठीक है, फटाफट अपने बुक्स में इसको नोट डाउन करते रहा करो। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक चीज समझ में आ गई। ये जो छोटा वाला ट्यूब है ये क्या है, आपका माइनर कैलेक्स। ठीक है, ये आपका माइनर कैलेक्स है, और जो बड़ी वाली ट्यूब है ये क्या हो गई, आपकी मेजर कैलेक्स। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद ये जो बड़ी वाली ट्यूब है ये भी आगे चल के मिल जाएगी, और यहां से एक और बड़ी ट्यूब फॉर्म करेगी। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा सा इसको पीछे बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो मेजर कैलेक्स थी ये आगे चल के मिली, और ये आगे चल के ये देखो ये बड़ी वाली ट्यूब बना। इसको दूसरे कलर से मैं मार्क करके दिखाता हूं। ये बड़ी वाली ट्यूब बन गई, दिख रहा है। ये दोनों जो बड़े मेजर कैलेक्स थे, ये एक मेजर कैलेक्स, ये एक मेजर कैलेक्स, ऐसे बन के एक बड़ी सी ट्यूब बन गई। दिख रहा है यहाँ पे। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं दैट इज रीनल पेल्विस। व्हाट वी कॉल दिस ट्यूब एज अ रीनल पेल्विस। क्लियर है, ठीक है। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। उसके बाद ये जो रीनल पेल्विस है, जैसे ही ये किडनी से बाहर निकलेगी, ठीक है, जैसे ही ये रीनल पेल्विस इस किडनी से यहां से बाहर निकलेगी, इस रीनल पेल्विस को हम लोग क्या कहने लगेंगे, दैट इज यूरेटर। देखो जैसे ये किडनी से यहां से बाहर निकलेगी, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, दैट इज यूरेटर। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। अब इसके नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कौन सी चीज कितनी प्रेजेंट है उसके नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो पिरामिड्स है ये कितने प्रेजेंट होते हैं, तो अराउंड 15 to 20, कितने, 15 से लेके 20 प्रेजेंट हो सकते हैं पर किडनी की बात हो रही है। ठीक है, तो एक किडनी के अंदर 15 से 20 आपके अपने मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं मेजर कैलेक्स की, ठीक है, मेजर कैलेक्स की बात करूं तो अराउंड 4 से 5 मेजर कैलेक्स प्रेजेंट हो सकता है। एक सेकेंड बंद हो जा भाई। ये समझाइए, इसको ऊपर लेके चलो। यहां तक समझा, ठीक है। तो जितने नंबर्स आपके बुक में दिए हुए हैं उतने ही नंबर आपको पढ़ने। कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, एक मेजर कैलेक्स का दिया हुआ है। मेजर कैलेक्स कितना प्रेजेंट हो सकता है, 4 से 5, ठीक है। और आपके मेडुलरी पिरामिड्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज 15 से लेके 20, ठीक है, पर किडनी। समझ में आ रही है बात। ये डायग्राम समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आया। एक बार वापस देख लो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, देखो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, एकदम सिंपल सा डायग्राम है, एकदम सिंपल सा डायग्राम है। आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगी। वापस देखो क्या बोल रहा था मैं, कि आपकी जो किडनी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज मेड्यूला। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब इस मेड्यूला में ध्यान से सुनो, अब इस मेड्यूला में अंदर कुछ कोन शेप के पिरामिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। कोन शेप के क्या प्रेजेंट है, पिरामिड्स प्रेजेंट है। इन पिरामिड्स को क्या नाम दिया गया है, दैट इज मेडुलरी पिरामिड। सिंपल है, पिरामिड सा शेप है और कहां प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, दैट इज मेडुलरी पिरामिड। खत्म। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या मैंने बोला कि इस पिरामिड्स के बीच बीच में आपका कॉर्टेक्स घुसा हुआ है, ठीक है। कॉर्टेक्स की जो मेम्ब्रेन है ना, इस पिरामिड के बीच बीच में कॉलम के शेप में घुसी हुई है। इसका नाम क्या रखा गया है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, या फिर इसे ही आप रीनल कॉलम भी कह सकते हो, ठीक है, इसे ही आप रीनल कॉलम भी कह सकते हो। क्लियर है, यहां तक समझ में आएगा। अब मैंने क्या बोला कि अब देखो इसके अंदर यूरिन फॉर्म होगा। ये जो पिरामिड्स है इसके अंदर क्या फॉर्म होने वाला है, आगे चल के यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो इस यूरिन के फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए यहां पे कोई ट्यूब होनी जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स हर पिरामिड के ऊपर लगी हुई होंगी। छोटी छोटी ट्यूब्स हर पिरामिड के ऊपर लगी हुई होंगी। इन छोटे छोटे ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज माइनर कैलेक्स। देख रहे हैं यहां पे क्या लिखा है मैंने, माइनर कैलेक्स। और ये माइनर कैलेक्स आगे चल के एक थोड़ी बड़ी सी ट्यूब बना लीजिए। जैसे 3 पिरामिड्स है, उनका जो माइनर कैलेक्स है वो आगे चल के एक छोटी सी ट्यूब बना लेगा, ठीक है। वैसे आगे जो बाकी के 3 है वो आगे चल के एक छोटी सी ट्यूब बना लेंगे। इन ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मेजर कैलेक्स। और कितने प्रेजेंट होंगे मेजर कैलेक्स, अराउंड 4 से 5, ठीक है। कितने प्रेजेंट होंगे, 4 से 5। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये जो मेजर कैलेक्स है ये आगे चल के क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये एक ट्यूब बनाएंगे, दिख रहा है, ये एक ट्यूब, ये आगे चल के दोनों मिक्स हो जाएंगे और ये एक ट्यूब बनाएंगे। इस एक ट्यूब को, जो बड़ी वाली ट्यूब बनी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, रीनल पेल्विस। और यही रीनल पेल्विस जब किडनी से बाहर निकल जाएगी तो इसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, यूरेटर। क्लियर है, यहां तक
समझ में आ गया? तो इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट लो और इस डायग्राम को जरूर से बनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है इसके एग्जाम में आने के, ठीक है, इस डायग्राम के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसको जरूर से स्क्रीनशॉट लो और जरूर से 3-4 बार 5-6 बार इसको प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसके ऊपर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, ऐसे किडनी के ऊपर ना एक ऐसे एट जैसा ग्लैंड प्रेजेंट हो, जिसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एड्रीनल ग्लैंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो अपना ग्लैंड्स का पार्ट है, ठीक है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड उसका पार्ट है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है? किडनी। तो हमको सिर्फ और सिर्फ किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? किडनी का। एड्रिनल का स्ट्रक्चर हमको पढ़ना नहीं है। क्लियर है? जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें यहां तक क्लियर होंगी। अब आ जाओ थोड़ा फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि बच्चों किडनी का फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ फंक्शंस आपको पता होंगे और कुछ फंक्शंस आपको नहीं पता होंगे। चलो मैं बताता हूं आप लोग को। सबसे पहली बात फंक्शंस ऑफ किडनी में, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ये सबको पता है, ठीक है। अब हम लोग ने डिस्कस की थी, लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड से, ठीक है, ब्लड से जो वेस्ट आ रहा है उसे क्या करना? रिमूव करना। कौन कौन सा वेस्ट हो सकता है? यूरिया हो सकता है, ठीक है, यूरिया हो सकता है। ह्यूमंस के अंदर यूरिया हो गया, अगर कोई बर्ड है तो उसके अंदर यूरिक एसिड हो जाएगा, चाहिए। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, पानी के अंदर प्रेजेंट होने वाले ऑर्गन को हम लोग, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? अमोनिया, ठीक है। और क्रिएटिनिन भी निकलेगा, सही है, क्रिएटिनिन भी रिमूव करेगा ब्लड से, बताया था ना आप लोग को। क्लियर है? समझ में आ गया? सबसे पहला फंक्शन क्या है किडनी का? दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ब्लड से क्या निकालना? वेस्ट निकालना। इससे कौन कौन से फॉर्म का वेस्ट हो सकता है? या तो यूरिया भी हो सकता है और क्रिएटिनिन भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन क्या है? दैट इज रिमूवल ऑफ ड्रग, ठीक है। अब ड्रग से ड्रग का मतलब वो नहीं, वो वाला ड्रग की बात नहीं हो रही, ठीक है। हमारे जो हम लोग नॉर्मल दवाइयां लेते हैं, ठीक है, सर दुखने की दवाई, जो भी आप लोग दवाई ले रहे हो उसको भी ड्रग ही कहते हैं, जैसे पैरासिटामोल हो गया, ठीक है। जो अलग अलग दवाइयां आती है, सही है, वो भी क्या है? डिस्प्रिन हो गई, ठीक है। तो वो भी क्या है? एक टाइप के ड्रग्स ही है। तो अगर आप लोग ने बचपन में कभी पैरासिटामोल खाई होगी तो क्या वो आपके बॉडी में अभी तक है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वो आपके बॉडी से निकल चुकी है ना, उसको निकालने का काम कौन करता है? किडनी, ठीक है। उसको निकालने का काम कौन करता है? किडनी। देखो सिर्फ किडनी ही नहीं करती, लिवर भी करता है, कभी कभी आपका लिवर भी करता है। तो अगर लिवर निकालेगा तो वो बाइल के थ्रू निकाल देगा, बाइल जूस सिक्रेट करता है ना लिवर आपका, तो वो बाइल के थ्रू क्या निकाल देगा? ड्रग्स निकाल देगा। और अगर आप किडनी निकालेगी, कभी कभी किडनी निकालेगी, तो वो किसके फॉर्म में निकालेगी? दैट इज यूरिन के साथ साथ, ठीक है। यूरिन के साथ साथ वो क्या होता है? वहां से निकल जाता है। देखो हमारे बॉडी के अंदर जब ड्रग जाता है, ठीक है, जो भी हम लोग दवा खाते हैं वो जब जाता है तो वो कहां हो जाता है? सबसे पहले स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक में उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो सबसे पहले कहां जाएगा? आपके लिवर के पास जाएगा, सही है। जैसे एब्जॉर्प्शन होगा सबसे पहले किसके पास जाएगा? वो लिवर के पास। फिर लिवर से जब वो निकलेगा, ठीक है, जब वो लिवर से निकलेगा, या तो ये हो सकता है कि लिवर इसको तोड़ के बाइल में सिक्रेट कर दे, और अगर लिवर से बच गया तो वो कहां निकल जाएगा? आपके ब्लड में निकल जाएगा। अब उस ब्लड के थ्रू वो किसी भी उसके जो भी उसका टारगेट सेल है जिसको उसको ठीक करना है, उस सेल के पास जाएगा, उसको ठीक करेगा और फिर किसके अंदर आ जाएगा? दैट इज लिवर से, सॉरी, किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? सो रिमूवल ऑफ ड्रग में भी आपका किडनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब क्या? रेगुलेट करना। रेगुलेट मतलब क्या? मेंटेन करना। किसी भी चीज के लेवल को मेंटेन करने को हम लोग रेगुलेटरी फंक्शन बोल सकते हैं। अब किस किस चीज को मेंटेन करता है आपका किडनी, ठीक है, ये ध्यान से सुनो, किस किस चीज को मेंटेन करता है आपका किडनी। तो सबसे पहला है कि इट रेगुलेट्स, ठीक है, रेगुलेट तो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज आयंस कंसंट्रेशन। आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन या फिर रेगुलेट करने का काम कौन करता है? किडनी। जैसे आपके हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं ना, जैसे सोडियम के आयंस होते हैं, पोटेशियम के आयंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ज्यादा आयन खा लिया कोई चीज में, ठीक है, तो मेरे बॉडी में आयंस का लेवल बढ़ गया, तो उसको किडनी बोलेगा भाई आजा, इतनी ज्यादा आयंस की जरूरत नहीं है, तो वो क्या कर देगा? उसको रिमूव कर देगा। सही बात है। तो रेगुलेशन ऑफ आयंस, ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा किसका? दैट इज वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, ये तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, जब आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो आपको सुसु भी बहुत लगती है। सही बात है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वाटर का जो एक लेवल है, ठीक है, वाटर का जो लेवल है उसको भी रेगुलेट करने का काम किसका है? किडनी का है। सही है, किडनी का ही काम वाटर को भी रेगुलेट करने का। जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आपके बॉडी में प्रेजेंट है जो कि यूज नहीं हो रहा है, किडनी क्या करेगा? उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। सही है, ठीक है। और थर्ड है हमारा
दैट इज इट रेगुलेट द पीएच लेवल ऑफ ब्लड, पीएच लेवल ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है? स्लाइटली बेसिक होता है, अराउंड 7.4। ठीक है, स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रली होता है बट स्लाइटली बेसिक होता है। तो इसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका किडनी। अब आप बोलोगे सर पीएच लेवल कैसे मेंटेन करता होगा? देखो पीएच किसके ऊपर डिपेंड करता है? एसिडिटी। फॉर एग्जांपल आपने कोई एसिड ज्यादा खा लिया, जैसे आप लोग ने नींबू पी लिया, ठीक है, नींबू पानी पी लिया, या फिर आप लोग ने हम लोग बोल सकते हैं संतरा खा लिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड। सही है, अब आपने एसिड ज्यादा कंज्यूम कर लिया, मतलब आपके बॉडी के अंदर H+ बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे ही आपके बॉडी के अंदर H+ बढ़ेगा, ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी, तो ब्लड का जो पीएच लेवल है वो क्या होने लगेगा? गिरने लगेगा, एसिड की तरफ जाने लगेगा ना। तो किडनी बोलेगा भाई ना ना ना, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। वो क्या करेगा? सारा का सारा H+ ब्लड से निकाल लेगा और वापस किडनी जो ब्लड है उसको क्या कर देगा? 7.4 उसका पीएच बना देगा। समझ में आ रही बात? तो ये 3 फंक्शन करता है। ठीक है, इसी तीनों फंक्शन को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। किडनी क्या? इन्हीं तीनों फंक्शन की वजह से उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। समझ में आया? ऑस्मो रेगुलेशन, देखो लेसन का नाम ही है ना, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब समझ में आया कि ऐसे ऑर्गन्स जो पानी का लेवल मेंटेन करे, जो आयंस का लेवल मेंटेन करे और जो पीएच का लेवल मेंटेन करे, ऐसे ऑर्गन जो कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। सो किडनी आर डूइंग ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो रेगुलेटरी फंक्शन समझ में आ गया। लास्ट है एंडोक्राइन एक्टिविटी। देखो किडनी की एंडोक्राइन एक्टिविटी भी होती है, मतलब ये एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एक हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन कहां पे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है आपके रेड बोन मैरो में। कहां पे ऐड करता है? रेड बोन मैरो में जाके एक्ट करता है, और वहां पे आपके बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होती है ना, रेड ब्लड सेल, उनको डेवलप करने में मदद करता है। सही बात है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी की जो आरबीसी होती है उसकी लाइफ कितनी होती है? सिर्फ 120 दिन की। मतलब हर 120 दिन में आपके बॉडी के अंदर नए नए आरबीसीज फॉर्म होते हैं। तो उन आरबीसीज को मैच्योर कौन करता है? एक एंजाइम जिसका नाम है दैट इज एरिथ्रोपोइटिन। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो दीज आर द टोटल फंक्शन ऑफ किडनी। इसमें से कुछ आपको नए नए पता चले होंगे और कुछ आपको पहले से पता होंगे। सही है? समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज नेफ्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेफ्रॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेफ्रॉन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना? देखो सबसे पहले अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं, सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, यहां पे ऑफ भी लगा दो। सही है। सो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब नेफ्रॉन से ही आपका किडनी बना हुआ है। सही है, और नेफ्रॉन्स ही फंक्शन करते हैं। नेफ्रॉन्स का ही फंक्शन है दैट इज ब्लड को प्यूरिफाई करना और क्या बनाना? यूरिन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, ये किसका फंक्शन है? दैट इज नेफ्रॉन का फंक्शन है। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते होंगे? सोचो जरा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सोचो कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते होंगे? कोई नंबर? अराउंड 1 मिलियन। कितने? 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी। मतलब आपके बॉडी के अंदर अगर दोनों किडनी की बात करें तो 2 मिलियन न्यूरॉन्स है, नेफ्रॉन्स है, सॉरी नेफ्रॉन्स 2 मिलियन। समझ रहे हो? हर पर्सन मिलियनेयर है। समझ में आ रही बात? अगर नेफ्रॉन की बात करें, जिस बच्चे को नहीं पता 1 मिलियन कितना होता है, यानी 10 लाख। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया इतना? ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में हम लोगों ने कौन कौन चीजें समझ में आई? दैट इज इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी। ठीक है, और ये किससे बने हुए होते हैं? सो इट इज अ ट्यूब ऑफ एपिथेलियल सेल। इट इज अ ट्यूब। ये क्या है? एक ट्यूब है। किसकी ट्यूब है? एपिथेलियल सेल की। पढ़ा होगा आप लोग ने, एपिथेलियल सेल। ठीक है, बहुत सारे सेल्स के टाइप होते हैं ना, टिश्यूज के टाइप्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, अपना कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, सही है, कार्डियक टिश्यू, से बड़े सारे टाइप के टिश्यूज आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे अपने बचपन में। सही है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। सो ये किससे बनी हुई है? ये एक ट्यूब है जो कि किससे बनी हुई है? एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। ठीक है, किससे बनी हुई है? एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? थोड़ी बेसिक चीजें आप लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में समझ में आ गई। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रॉन का। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आ जाओ।
सबसे पहला क्या है, देखो आ जाओ, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अगर मैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करूं तो जनरली दो पार्ट है, एक आपका अपना ग्लोमेरुलेस, ठीक है, और एक आपका क्या है, दैट इज रीनल ट्यूब। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक आपका क्या है, दैट इज ग्लोमेरुलोस, और एक आपका क्या है, रीनल ट्यूब। अब इस रीनल ट्यूब के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, इस रीनल ट्यूब के अंदर भी क्या है, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला होता है बाउमन कैप्सूल, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, दैट इज बाउमन कैप्सूल, ठीक है, बाउमन कैप्सूल। फिर इसके अंदर एक और चीज होती है, दैट इज पीसीटी, ठीक है, और एक होती है दैट इज डीसीटी, आई गेस, एक सेकंड ना, एक सेकंड, हाँ डीसीटी। क्या होता है ये सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्या होता है ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया तो आ जाओ इसका स्ट्रक्चर सीखते, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आप लोग इस ग्लोमेरुलोस को भूल जाओ। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रीनल ट्यूब के बारे में, ठीक है। रीनल ट्यूब क्या होती है, कौन कौन सी चीज होती है, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल, जैसे एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल लो, वो बॉल बहुत ही पिचकी हुई है, ठीक है, एक बॉल बहुत ही पिचकी हुई है, और क्या करो तुम उसके ऊपर से प्रेशर लगाओ, ठीक है, उसको एक मुक्का मारो बॉल को, तो वो क्या हो जाएगी, अंदर से दब जाएगी, सही है, ऊपर से क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या है, अंदर से ऐसे पिचकी हुई है, देख रहे हो, ऐसे आधी बॉल है और वो क्या है, अंदर से ऐसे पिचकी हुई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, इट इज द बाउमन्स कैप्सूल। अब देखो बाउमन्स कैप्सूल के नीचे से, ध्यान से सुनो, बाउमन्स कैप्सूल के नीचे से यहां से एक ऐसी ट्यूब निकलती है, और ये ऐसे उबड़ खाबड़ ट्यूब है, मतलब ऐसे बहुत ही ज्यादा फोल्डिंग प्रेजेंट है इसके अंदर। क्या प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा फोल्डिंग प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात। अब ये जो ट्यूब है ये ऐसे नीचे आती है, तो नीचे आती है, फिर यहां से एकदम पतली हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, यहां से एकदम पतली। समझ में आ रही बात। फिर यहां से एकदम मोटी होती है ऊपर से, और फिर यहां से वापस ऐसे फोल्डिंग्स आ जाते हैं। समझ में आ रहा है, यहां से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देख रहे हो क्या बोला मैंने, कैसे स्ट्रक्चर बनाया इसका, मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो। एक आपका एक बॉल रखा है, उसको ऊपर से पिचका दो तो यहाँ पे अंदर खड्डा हो जाएगा, सही है, अंदर खड्डा हो जाएगा ना, तो ये एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहां से एक ट्यूब निकली हुई है, और ये ट्यूब का पहला रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ठीक है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है। फिर ये ट्यूब ऐसे अंदर जाती है और एक ऐसा कर्व फॉर्म करती है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब यू टर्न ले लिया, तो ऐसे ट्यूब नीचे गई, नीचे गई, फिर ऊपर आई, और ऊपर आने के बाद थोड़ी सी क्या हो गई, मोटी हो गई, ठीक है, थोड़ी सी क्या हो गई, मोटी हो गई। मोटी होने के बाद यहां से वापस क्या हो गई है, ऐसे उबड़ खाबड़ हुई है। समझ में आ रही बात। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें ग्लोमेरुलस भी बचा हुआ है, लेकिन वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी उसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो स्ट्रक्चर है, जो बॉल रखा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाउमन्स कैप्सूल। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये जो उबड़ खाबड़ रीजन है, इंग्लिश में उबड़ खाबड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्वुलेटेड बोलते हैं, सही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वुलेटेड, ठीक है। तो ये भी कॉन्वुलेटेड है और ये भी कॉन्वुलेटेड है, लेकिन दोनों का नाम सेम नहीं रख सकते हम लोग, सही है। ये भी कॉन्वुलेटेड ट्यूब है, ये भी कॉन्वुलेटेड ट्यूब है, सही है, समझ में आ रही है बात। अब देखो मैं आप लोग को एक चीज समझाता हूं, दैट इज प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। ध्यान से सुनो, देखो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा मैंने हाथ रखा है अपना, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बताना चाहता हूं मैं। ऐसे मैंने हाथ रखा है, अब देखो ये जो हाथ का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हाथ के मेरे पंजे हैं, ये क्या है, मेरे बॉडी से दूर है, सही है। तो जो भी चीज मेरे बॉडी से पास प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो भी चीज मेरे बॉडी से पास प्रेजेंट होगी उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज प्रॉक्सिमल, उसे मैं क्या कहूंगा, प्रॉक्सिमल। और जो भी चीज दूर प्रेजेंट होगी उसे मैं कहूंगा डिस्टल, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, ठीक है, जो भी चीज पास प्रेजेंट होगी उसे मैं क्या कहूंगा, प्रॉक्सिमल, और डी से दूर, डी से डिस्टल, मतलब जो भी चीज दूर प्रेजेंट होगी उसे मैं क्या कहूंगा, डिस्टल। समझ में आ रही बात। तो अब देखो ये वाला जो कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, ये वाला जो कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, ये बाउमन कैप्सूल के पास प्रेजेंट है ना, तो इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज प्रॉक्सिमल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, ठीक है। इसका स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना तुम लोग, आई गेस सही है स्पेलिंग है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल, कॉन्वुलेटेड तो है ये क्योंकि पिचका पिचका है, और ट्यूब्यूल, समझ में आई बात, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब पास प्रेजेंट है, किसके पास प्रेजेंट है, बाउमन्स कैप्सूल के, सही है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड मतलब क्या, ऐसे उबड़ खाबड़ ट्यूब्यूल, सही बात है। ये भी कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, लेकिन ये पास है क्या, नहीं, ये दूर प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज डिस्टल। समझ में आ रही बात। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीसीटी कहेंगे, और इसी को लॉन्ग फॉर्म में, सॉरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग
डीसीटी कहेंगे। क्लियर है? तो जब भी मैं पीसीटी या फिर डीसीटी लिखूं तो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या हो गई, दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है? और यहां पे नीचे एक लूप फॉर्म हुई है, यहां देख रहे हैं, ये नीचे एक लूप फॉर्म हुई है, एक यू टर्न लिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। क्लियर है? ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनलीज। ठीक है, वाई नहीं आएगा, हट जा भाई। क्लियर है? ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनली। क्लियर है? यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, इन पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। और ये रीनल ट्यूब्यूल 3 पार्ट में टूटा हुआ है, एक आपका बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, एक आपका पीसीटी, पीसीटी का फुल फॉर्म समझ में आ गया, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और एक आपका क्या है, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और बीच में क्या है, दैट इज लूप ऑफ हाइलिन। ठीक है, बीच में क्या है, दैट इज लूप ऑफ हेनली। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज जान लो। ठीक है, एक और चीज जान लो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। तो यहां पे भी कुछ एपिथेलियल टिश्यू लगे होंगे। ठीक है, यहां पे भी कुछ एपिथेलियल टिश्यू लगे होंगे। तो यहां पे जो टिश्यूज है ये डिसेंडिंग है, और यहां पे जो एपिथेलियल टिश्यूज है ये असेंडिंग है। ध्यान से सुनेंगे, ये वाले क्या है, डिसेंडिंग, मतलब नीचे जा रहे हैं, पढ़ा है ना बचपन में, असेंडिंग डिसेंडिंग, पढ़ा है कि नहीं? और ये क्या है, असेंडिंग। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? तो आई होप आप लोग को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ग्लोमेरुलोस क्या होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलोस क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या क्या मैंने अभी आप लोग को बताया, क्या क्या मैंने अभी आप लोग को बताया। ठीक है, अब देखो, ग्लोमेरुलोस समझने से पहले मैं आप लोगों को किडनी का स्ट्रक्चर बताता हूं और ये कहां कहां प्रेजेंट होगा वो बताता हूं, तब आपको ग्लोमेरुलोस इजीली समझ में आएगा। देखो, ये आपकी नॉर्मल सी किडनी होती है। ठीक है, जैसे ही बना है काम चला लो, कोई बात नहीं। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे मेडुलरी, बोलो मेरे साथ, मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। सही है, अब यहां से क्या आया हुआ है, यहां से एक आर्टरी आई होगी, यहां से क्या आई होगी, एक आर्टरी। इस आर्टरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ठीक है, आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, हमेशा ब्लड देना। ठीक है, और ब्लड देना नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन देना। ठीक है, आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन देना। तो अब ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये जो आर्टरी है ये आगे चल के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जो आर्टरी है ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और आर्टरीओल फॉर्म करती है। मैंने आप लोग क्या बताया था कि कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे एक किडनी में, 1 लाख, 1 लाख नहीं, सॉरी 10 लाख, यानी 1 मिलियन। सही है, 1 मिलियन क्या प्रेजेंट होंगे, नेफ्रॉन। मतलब अब यहां पे हर नेफ्रॉन को क्या देना है, मुझे ऑक्सीजन देना है। मतलब ये जो आर्टरीज है ना, इसके आगे चल के बड़े सारे ब्रांच बनते हैं, इसके आगे चले क्या बनते हैं, बड़े सारे। कितने ब्रांच बनेंगे, अराउंड 10 लाख ब्रांच बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, 10 लाख इसके क्या बनेंगे, ब्रांच बनेंगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये जो आर्टरीज है ना, जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगी तो इसे हम लोग एट्रियोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एट्रियोल्स। ठीक है, आर्टरीज छोटे छोटे पार्ट में टूट के क्या बनती है, एट्रियोल्स। ठीक है, अब देखो यहां पे फॉर एग्जांपल एक नेफ्रॉन प्रेजेंट है, इस नेफ्रॉन को मैं यहां बनाता हूं, दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, यहां से ट्यूब आई है, दैट इज पीसीटी, यहां से यू टर्न लिया, यहां से थोड़ा बड़ा हो जाता है ये, ठीक है, और यहां से डीसीटी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, लूप ऑफ हेनली, पीसीटी, डीसीटी एंड बाउमन्स कैप्सूल। अब देखो होगा क्या, जब जैसे ही इसके पास क्या आती है, आर्टरीज आती है। फॉर एग्जांपल यहां से एक आर्टरी आई, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से एक आर्टरी आई। अब ये आर्टरी क्या होगी, ये आर्टरी इस बाउमन्स कैप्सूल के अंदर जाएगी और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो आर्टरीज है, ये जैसे ही इस बाउमन कैप्सूल के अंदर जाएगी और ये क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटे छोटे किसमें डिवाइड हो जाएगी, कैप्सूल्स में, कैपिलरीज में, सॉरी। हम लोगों को पता है ना, जो ब्लड वेसल्स है वो आगे चल के किसमें डिवाइड हो जाते हैं, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं। सही है, और ये कैपिलरीज से आगे चल के ये ब्लड वेसल्स वापस यहां से एक बड़ी सी ट्यूब फॉर्म कर लेगी। ठीक है, वापस क्या फॉर्म कर लेगी, एक बड़ी सी ट्यूब फॉर्म कर लेगी। सही है, तो अब नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है कि आर्टरीज आती है, कैपिलरीज फॉर्म करती है, ऑक्सीजन देती है और वेन बन के चली जाती है। सही है, आर्टरीज आती है,
टूटती है छोटे छोटे कैपिलरीज में और ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और वेन बन के चली जाती है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सुनो, यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, ये एक आर्टरी है, इसको हम लोग कहेंगे दैट इज प्रॉक्सिमल आर्टरी, सॉरी एफरेंट आर्टरी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एफरेंट आर्टरी नहीं है, ये छोटे छोटे पार्ट है तो एट्रियोल्स है। स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये है एफरेंट एट्रियोल्स, मतलब पहले पहले जो आ रहे हैं, ठीक है, जो आ रहे हैं एफरेंट, जो आ रहे हैं वो क्या है, एफरेंट। अब ये किसमें ब्रेक हुई, छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्रेक हुई, ठीक है, छोटे छोटे किसमें ब्रेक हुई, कैपिलरीज में ब्रेक हुई, और ये वापस क्या हो गई, एक बड़ी सी ट्यूब फॉर्म हुई। अब ये ट्यूब क्या बोल रही है कि भैया मुझे वेन बुलाओ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, अपना काम कर दिया। लेकिन इसको पता ही नहीं है कि इसने अपना ऑक्सीजन देने वाला काम नहीं किया, ठीक है, इसने यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपना ब्लड देने वाला काम किया, मतलब ब्लड प्यूरिफाई किया और यहां से निकल गई, ठीक है, ब्लड प्यूरिफायर किया और यहां से निकल गई, मतलब इसने अभी तक अपना ऑक्सीजन दिया ही नहीं। तो इसका मतलब अभी भी ये वेन बनी हुई नहीं है, अभी भी इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्टरी ही कहेंगे। लेकिन अब ये कौन सी आर्टरी हो गई, इसे हम लोग कहेंगे दैट इज इफरेंट आर्टरी। ध्यान से सुनेंगे, ये एफरेंट को इधर कर देता हूं मैं साइड में थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर कर देता हूं, ये वाला है एफरेंट आर्टरी, और ये जो बनी है, ये जो बनी है अभी, इट इज अ इफरेंट आर्टरी। इफरेंट मतलब जो एग्जिट हो गया, आर्टरी, बार बार आर्टरी बोल रहा हूं मैं, इट इज एट्रियोल्स, सॉरी इट इज एट्रियोल्स, ठीक है। सो इफरेंट एट्रियोल्स एंड सॉरी एफरेंट एट्रियोल्स एंड इफरेंट एट्रियोल, या इसको भी हम लोग एट्रियोल ही बुलाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने अभी भी तक अपना ऑक्सीजन फॉर्म नहीं किया, ठीक है, अभी तक इसने अपना ऑक्सीजन फॉर्म, अपना ऑक्सीजन दिया नहीं, अभी भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसने यहाँ पे कैपिलरी बन के क्या भैया, ठीक है, यहाँ पे जब कैपिलरी बनी ना ये छोटे छोटे, तो इसने अपने बॉडी, अपने ब्लड के अंदर से यूरिया निकाल दिया, ठीक है, यूरिया निकाल दिया और वाटर निकाल दिया, और भी बहुत सारी चीजें निकालती है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसने अभी यहां पे क्या फॉर्म किया, ठीक है, और ये जो कैपिलरीज का बंच है, ठीक है, ये जो कैपिलरीज का बंच है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं दैट इज ग्लोमेरुलोस। इसको दूसरे कलर से लिख दें, समझ में आया, ग्लोमेरुलोस, ग्लोमेरुलोस, क्लियर है, ठीक है। ग्लोमेरुलोस क्या है, इट इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज, ये क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज है, जो किसके द्वारा फॉर्म हो रही है, एफरेंट एट्रियोल से फॉर्म हो रही है, जो कहां से फॉर्म हो रही है, एफरेंट एट्रियोल से फॉर्म हो रही है, और वापस निकल जा रही है इफरेंट एट्रियोल से। समझ में आया, समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो, अब जैसे ही ये आर्टरी यहां से निकलती है, ये तो बोलती है अरे यार मैंने तो ऑक्सीजन दिया ही नहीं, ठीक है, मैंने तो ऑक्सीजन दिया ही नहीं, तो अब ये क्या होगी, वापस बोलेगी अब मुझे वापस ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ये वापस किस में डिवाइड होती है, छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, किस में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत ही छोटे 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 कैपिलरीज में क्या होगी, डिवाइड होगी। और यहाँ पे ये जितने भी आप लोग को ट्यूब दिख रहे हैं ना, उस सबके ऊपर क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे लिपट जाएगी। समझ में आ रही है बात, सबके ऊपर क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे लिपट जाएगी। और एक ऐसी कैपिलरी होती है जो इस अपना क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दैट इज लूप ऑफ हेनले। हाँ, ये जो जगह था ना, लूप ऑफ हेनले के ऊपर से निकलती है, और यहां से आगे चले क्या बन जाता है, आपका वेन बन जाएगा, ठीक है, यहां से आगे चले क्या बन जाएगा, आपका वेन बन जाएगा। और इस वेन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज रीनल वेन। हम लोग क्या कहेंगे, रीनल वेन। रीनल क्यों बोला, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहां पे क्या बना है, ये वेन बना है, अब यहां पे क्या बना है, ये वेन बना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक जो आपकी कैपिलरीज है वो ऐसे लूप ऑफ हेनली के ऊपर से पास होती है, ठीक है, एक आपकी बड़ी सी कैपिलरी होती है जो किसके ऊपर से पास होती है, लूप ऑफ हेनले के ऊपर से पास होती है। इस बड़ी सी कैपिलरी को एक नया नाम दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। क्लियर है, समझ में आ गया। वासा रेक्टा किसका नाम है, ये जो कैपिलरी है ना, जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर से पास हुई है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट इज वासा रेक्टा। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रॉन विद, अच्छा एक चीज तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं, इसको मैंने आप लोगों को वासा रेक्टा बोला, ठीक है, लेकिन ये जो पूरी कैपिलरी है, ये जो पूरी कैपिलरी है, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, इसे मैंने क्या बोला, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। वापस बना के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो हर एक चीज अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होता है उसको भी एक बार वापस अच्छे से समझेंगे। देखो वापस देख लो, वही डायग्राम है, वापस अच्छे समझ लो। क्या बनाया मैंने, सबसे पहले बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, फिर यहां से पीसीटी, इट इज अ पीसीटी,
फिर यहां से लूप ऑफ हेनले थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, फिर यहां से वापस डीसीटी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि यहां से एक एट्रियोल आएगा, यहां से क्या आएगा, एक एट्रियोल आएगा। अब ये एट्रियोल्स छोटे छोटे कैपिलरीज में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसके अंदर आके से छोटे छोटे कैपिलरीज में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात, छोटे छोटे कैपिलरीज में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। सही है, इसे मैंने क्या बोला था, दैट इज एफरेंट, इसे मैंने क्या बोला था, एफरेंट एट्रियोल। अब भी बताया ना मैंने आप लोगों को, एफरेंट एट्रियोल्स। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि आपका जो एफरेंट एट्रियोल है, ठीक है, जो आपका एफरेंट एट्रियोल है ये हमेशा बड़ा होगा इफरेंट एट्रियोल से। इफरेंट एट्रियोल छोटा होगा और एफरेंट एट्रियोल बड़ा होगा। ये बात नोट डाउन जरूर से कर लो, ठीक है। एफरेंट एट्रियोल बड़ा होगा और इफरेंट एट्रियोल छोटा होगा। इट इज द इफरेंट एट्रियोल्स। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये जो कैपिलरी बनी है, यहां से बहुत सारी जो कैपिलरी बनी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ग्लोमेरुलोस। समझा, इसे हम लोग ने क्या बोला, ग्लोमेरुलोस। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब ये यहां से निकलती है तो ये तो बोलती है अरे यार मैं तो भूल गया ऑक्सीजन देना, मतलब अभी भी इसको मैंने क्या बोलूंगा, आर्टरी बोलूंगा, तो अभी भी इसको क्या देना है, ऑक्सीजन देना बाकी है, ठीक है, अभी भी इसको ऑक्सीजन देना बाकी है। तो अब यहां से ये जो इफरेंट एट्रियोल्स है ये वापस छोटे छोटे कैपिलरीज में टूटना शुरू होती है, ठीक है, ये वापस छोटे छोटे कैपिलरीज में टूटना शुरू होती है। तो सबसे पहले ये इसके ऊपर से जाएगी, ठीक है, इसको ऑक्सीजन दे देगी यहां से हर ट्यूब के। और एक ट्यूब जो होती है ना, ऐसे बड़ी सी ट्यूब होती है जो लूप ऑफ हेनली के ऊपर से जाती है, ठीक है, जो एक बड़ी सी ट्यूब होती है जो कहां जाती है, लूप ऑफ हेनली के ऊपर से जाती है। सही बात है, इतना समझ में आ गया। इस पूरी कैपिलरीज को, ये जो पूरी जो कैपिलरीज फॉर्म हुई है ना, इस कैपिलरी को, ये जो ग्रुप ऑफ कैपिलरी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर है। और एक स्पेशल कैपिलरी है जो कहां से जाती है, लूप ऑफ हेनले के ऊपर से घूम के आती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना यहां पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज वासा रेक्टा। व्हाट वी कॉल वासा रेक्टा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। और ये आगे चल के क्या बना लेगी, एक रीनल वेन बना लेगी। सिंपल है, ये आगे चल के क्या बन जाएगी, एक रीनल वेन। वेन क्यों भैया, इसका ऑक्सीजन लुट गया, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया इसको, यहां पे ऑक्सीजन आ गया। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विथ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं जनरली नेफ्रॉन के, जनरली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है दैट इज जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, क्या बोला मैंने, दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा अभी आपको, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो डायग्राम समझाता हूं, एकदम इजीली समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द किडनी, ठीक है, ये क्या है आपका किडनी, थोड़ा अच्छा नहीं बना ना, दिस इज द किडनी, ठीक है। अब इस किडनी में यहां पे पार्टीशन होती है, सही है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन और ये आपका मेडुला वाला रीजन, सही है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन और ये क्या है आपका मेडुला वाला रीजन। अब देखो कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका जो लूप ऑफ हाइलम है वो थोड़ा सा ही गया हुआ होता है मेडुला में। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा इसका अपना बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल से ये आई है, फिर इसका जो लूप ऑफ हेलना है यहां से इसे क्या हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर जाएगा और ये वापस क्या बन जाएगा, यहां से डीसीटी। समझ में आ रही है बात, क्या बोला मैंने, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल, ये आपका पीसीटी, ये आपका क्या है, ये आपका लूप फॉर्म हुआ और ये लूप थोड़ा सा ही अंदर गया है। देख लो ये जो लूप है ये थोड़ा सा ही अंदर गया है, किसमें, मेडुला के अंदर। बाकी का बाकी जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात, थोड़ा ये जो ग्रुप ऑफ हेनली है ये थोड़ा सा ही गया है किसके अंदर, मेडुला के अंदर। बाकी पूरा का पूरा जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे नेफ्रॉन को,
ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मतलब जिसका मेनली पोर्शन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स के अंदर। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये आपका पीसीटी, और इसका जो लूप ऑफ हेनली है वैसे अंदर तक गया रहता है मेडुला के, और फिर यहां से इसका डीसीटी होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसका जो लूप ऑफ हेनली है वो मेडुला के अंदर तक गया है, इसका अंदर तक नहीं गया, तो ये इसके हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर है, और ये आपका क्या हो गया, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्लियर है? देखो हमेशा एक बात याद रखना कि दोनों का जो बाउमन्स कैप्सूल है, दोनों का जो पीसीटी है और दोनों का जो डीसीटी है वो कॉर्टेक्स के अंदर ही रहेगा। ठीक है, दोनों का जो पीसीटी, डीसीटी और बाउमन्स कैप्सूल है वो किसके अंदर रहेगा, कॉर्टेक्स के अंदर ही रहेगा। बस यहां पे डिफरेंस किसका है, लूप ऑफ हेनली का। लूप ऑफ हेनली जिसका ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट किया है वो क्या है, जुक्स्टा, और जिसका कम पेनिट्रेट किया है दैट इज अपना कॉर्टिकल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये दो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? इतनी बातें क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका छोटा सा यानी मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर बहुत ही लंबा हो चुका है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस यूरिन फॉर्मेशन को लेक्चर नंबर 3 में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है, यूरिन फॉर्मेशन हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एकदम ईजी टॉपिक है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? सो आई होप आपको आज का लेक्चर एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो कमेंट करके जरूर से बताना कि सर बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके मुझे मैसेज कर देना एक बार। ठीक है, कि सर आज पढ़ के बहुत ही मजा आ गया, मुझे हर एक चीज समझ में आ गई, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, और फॉलो भी कर देना। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों को तक शेयर करके बता दो कि जेआर ट्यूटोरियल्स पे यानी जेआर कॉलेज पे हमारा चल रहा है, हमारे 11th का लेक्चर्स चल रहे हैं, रिविजन्स चल रहे हैं, तो जरूर से जाके सारे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो ताकि सब तक अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। क्लियर है, समझ में आया? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग और भी थोड़ी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।